एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म एक सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट की जो पावर होती है ना वो अलग अलग लेवल पे बांटी जाती है, जैसे कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल वगैरह वगैरह। वैसे यूजुअली जो कंट्री में पावर होती है वो दो ही लेवल पे बांटी जाती है, एक होता है सेंट्रल, दूसरा होता है स्टेट। हालांकि इंडिया में लोकल लेवल पे भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब देखो, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें बस नाम के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बना दिया जाता है कि जितनी भी पावर होती है ना वो अल्टीमेटली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होता। ऐसे गवर्नमेंट को हम यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट नहीं बोलते। फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर होती है ना वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। आई होप सो तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर है कि इनकी जो गवर्नमेंट होती है ना वो दो या फिर दो से अधिक लेवल पे डिवाइडेड होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। दूसरा फीचर होता है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है ना उनका एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग होता है, मतलब जुडिक्शन अलग अलग होता है। अगर एक एग्जांपल से समझना है तो जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो आर्मी को कंट्रोल करती है और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो पुलिस को कंट्रोल करती है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो अलग एरिया में है और जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वो अलग एरिया में। लेकिन अब ये सवाल आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि सेंट्रल कौन सा एरिया पे कंट्रोल करेगा और स्टेट कौन से एरिया पे कंट्रोल करेगा। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन रहता है कि कौन सा एरिया किसका है। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि स्टेट कौन से जुडिक्शन को कंट्रोल करेगी और सेंट्रल कौन से जुडिक्शन को कंट्रोल करेगी। फोर्थ फीचर है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है ना वो कोई एक गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता है। मतलब अगर फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि ये वाला फंडामेंटल राइट चेंज कर देते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। किसी भी फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की अनुमति चाहिए होती है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी चीज को लेकर लड़ाई हो जाती है, चाहे वो कोई लॉ हो चाहे वो कोई जुडिक्शन हो, तो आखिर जीत किसकी होगी। तो इस केस में ना सेंट्रल की जीत होगी ना स्टेट की जीत होगी। इस केस में कोर्ट का यूज आता है। जो कोर्ट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसीजन लेगा। फिर हमारा सिक्स्थ फीचर है कि सरकार पैसा कहां से कमाएगी, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होता है। फिर हमारा सेवेंथ फीचर है कि जो फेडरलिज्म होता है वो देश के अंदर यूनिटी को प्रमोट करता है और उसका बस यही मकसद होता है कि लोग अपने कल्चर को और डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पाए। तो यहाँ तक तुम लोगों ने देखा कि फेडरलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। अब हम फेडरलिज्म के टाइप्स को जानेंगे। तो फेडरलिज्म बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं या फिर एक बड़ी कंट्री बनाते हैं, इसे हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। और इसमें सारे स्टेट्स को इक्वल पावर्स दिए जाते हैं और इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों इक्वली पावरफुल होते हैं। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन वाले कुछ कंट्रीज के एग्जांपल्स होंगे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और वहीं दूसरी ओर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक कंट्री डिसाइड करती है खुद को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड करेगी और उसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसमें स्टेट और सेंट्रल के पास इक्वल पावर्स नहीं होते हैं, इसमें सेंट्रल को ज्यादा पावर्स दिए जाते हैं, वही स्टेट्स को भी कुछ छोटे मोटे पावर्स दिए जाते हैं। ऐसी कंट्री जिसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो किया जाता है उसके एग्जांपल्स होंगे इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। अब अगले टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो इंडिया में बेसिकली पावर 3 लेवल्स पे डिवाइडेड होती है, पहला सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा लोकल लेवल। और यही फेडरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि पावर्स को डिवाइड किया जाना चाहिए। तो देखो, पावर तो डिवाइड कर दिया गया, पर ये किस चीज से डिसाइड होता है कि कौन से लेवल को कौन से डिपार्टमेंट्स की पावर दी जाएगी। तो बेसिकली इसी को डिसाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दिए गए हैं, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं उन सारों का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और यूनियन लिस्ट में जो जो भी डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड लॉज को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। वहीं स्टेट लिस्ट में दिए गए डिपार्टमेंट को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और उससे रिलेटेड सारे लॉज को स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और वहीं कॉन्करेंट लिस्ट में कॉमन इंटरेस्ट वाले डिपार्टमेंट्स आते हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों एक साथ मिलकर लॉज को बनाती है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, मनी, कम्युनिकेशन और बैंकिंग। वहीं स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड और इरिगेशन वगैरह, ये सब स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों एक साथ मिलकर लॉ बनाती है उसमें कुछ कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। पर हमें एक बात को हमेशा याद रखना है कि कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाते वक्त जब भी स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें सेंट्रल के पास थोड़ा ज्यादा पावर होता है
तो जैसा सेंट्रल ऑर्डर करेगा स्टेट को भी उसी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो इन तीनों लिस्ट में ही नहीं आता है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब इन तीनों लिस्ट में नहीं आता है और इनको हम रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं और इन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है और इनसे रिलेटेड लॉज और रेगुलेशंस बनाती है। तो इंडिया में फेडरलिज्म का एक और स्पेशल फीचर है कि यहाँ सारे स्टेट्स को इक्वल पावर्स नहीं दिए गए, कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है और उनके कुछ यूनिक पावर्स भी हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड और मिजोरम, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 371 के अंडर इन स्टेट्स में किसी बाहर के स्टेट का आदमी जमीन वगैरह नहीं खरीद सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन एरिया के लैंड, कल्चर और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और कोई बाहर का आदमी जाके उनके कल्चर में इंटरफेयर ना करे। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तुम लोगों के मन में कभी तो ये सवाल आया होगा कि जब इंडिया में ऑलरेडी इतने सारे स्टेट्स बने हुए हैं तो यूनियन टेरिटरीज बनाने की क्या जरूरत है। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनका लैंग्वेज और कल्चर बहुत ही अलग है और उनका जियोग्राफिकल लोकेशन भी काफी अलग है। इस कारण से उन्हें स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, इसलिए उसे यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है। देखो, यूनियन टेरिटरीज की अपनी एक गवर्नमेंट तो होती है पर उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं होती है, उसे मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो हमारे कंट्री में पावर शेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो किया गया है, पर किसी के मन में अगर ये डाउट आता है कि सेंट्रल और स्टेट का पावर डिवीजन इनएक्यूरेट है या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसे डिस्प्यूट कर सकता है और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी लाए जा सकते हैं ताकि फेयर पावर शेयरिंग हो। पर इसे करना इतना आसान नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट के दोनों अपर और लोअर हाउस के 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होता है और साथ ही साथ 14 स्टेट्स के लेजिस्लेचर का भी अप्रूवल चाहिए हो। और इन चेंजेस के कारण अगर सेंटर और स्टेट में कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है तो इसी बीच जुडिशियरी इंटरफेयर करती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही एक फाइनल डिसीजन होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो 1947 में जब हमारे कंट्री ने इंडिपेंडेंस गेन किया, यानी कि जब हमारी कंट्री आजाद हुई, तो हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी थे, पर तब से लेके आज तक जैसे जैसे टाइम पार होता गया कुछ और नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ लैंग्वेज के बेसिस पे और इन स्टेट्स को हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स भी बोलते हैं। और ऐसा करने का ये रीजन था ताकि एक जैसे लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपस में यूनाइट होकर रह सकें और उनमें आपस में कोई डिस्प्यूट ना आए और साथ ही साथ ये उस स्टेट को एडमिनिस्टर करना या कंट्रोल करना भी इजी बनाता है। अब हम जानते हैं अपनी कंट्री के लिंग्विस्टिक पॉलिसी के बारे में। तो इंडिया में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी हमारे कंट्री का नेशनल लैंग्वेज है, पर ऐसा नहीं है। इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, इंडिया में जरूर हिंदी और इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया जाता है, यानी कि इंडिया में किसी भी सरकारी काम में या किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हिंदी या इंग्लिश का ज्यादातर यूज किया जाता है, पर इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में हिंदी और इंग्लिश के अलावा और भी 21 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और सारी लैंग्वेजेस को इक्वल राइट दिया गया है। किसी भी स्टेट में जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पे अगर कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होता है। अब हम 1965 में हुए एक इंसिडेंट के बारे में जान लेते हैं। तो 1965 में क्या हुआ था कि इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिजेक्ट कर दिया गया था और उस समय इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं यूज किया जाने लगा था। तो तभी नॉन हिंदी स्पीकर स्टेट्स के लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया क्योंकि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आता था और किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हिंदी का यूज किया गया हो तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो इनके प्रोटेस्ट के बाद पार्लियामेंट ने फाइनली डिसीजन लिया और इंग्लिश को भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्निशन मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे रिलेशंस होते हैं और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत पड़ने पर हेल्प करती है। तो जब इंडिया आजाद हुआ तब इंडिया में मोस्टली एक पार्टी का डोमिनेंस था, वो थी कांग्रेस। और जब भी किसी स्टेट में किसी नई पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट फॉर्म किया जाता था तो कांग्रेस उसे सप्रेस कर देती थी और स्टेट में अपना ही गवर्नमेंट बनाने का कोशिश करती थी और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं करती थी। पर कुछ समय बाद 1990 में कोलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है कि जब भी किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी सीट नहीं होती है तो वो किसी दूसरे पार्टी के साथ जुड़ करके अपनी मेजॉरिटी को कंप्लीट कर सकती है और दोनों पार्टीज मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। और ऐसा होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट की भी समस्याओं को समझने लगी और उन्हें भी सपोर्ट करने लगी और इस तरह से इंडिया में सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन अच्छा हो गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया आप बस सेंट्रल और स्टेट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हमारे इंडिया में तो थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो चलो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें कर ली जाए। इसलिए हमारा अगला टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर की जाती है तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इंडिया में हम लोकल गवर्नमेंट को पंचायत के नाम से जानते हैं। वैसे पंचायत का सीजन
सीजन 3 भी आ गया है, काफी मस्त है, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। देखो इंडिया के अंदर 1992 में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जिसके कारण बहुत सारे पावर लोकल गवर्नमेंट को भी दे दिए गए थे। तो चलो उन्हीं चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं, तुम्हारे एग्जाम्स में भी आते हैं। पहला चेंज था कि अब से लोकल गवर्नमेंट के लिए भी रेगुलर इलेक्शन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान सरपंच बन गया तो वो हमेशा सरपंच बना रहेगा, या फिर अगर कोई एक इंसान मेयर बन गया तो वो हमेशा मेयर बना रहेगा। दूसरा चेंज था कि इंडिया में SC, ST और OBC के लिए भी कुछ सीट रिजर्व रहेंगे। थर्ड चेंज था कि पूरे सीट्स में से 1/3 सीट्स वुमेन के लिए भी रिजर्व किए जाएंगे। फोर्थ चेंज था कि ये जो इलेक्शन होता था ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाता था, और ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन था ना, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी था। मतलब ना तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, ना ही स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। फिफ्थ चेंज था कि स्टेट गवर्नमेंट को अपना पैसा और पावर दोनों ही लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ता था। अब देखो गांव में जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसे हम पंचायत और पंचायती राज दोनों बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें और कर लेते हैं। तो देखो एक छोटा गांव होता है, या कभी कभी 2-4 छोटे गांव होते हैं, और सभी गांव मिलकर अपना एक हेड डिसाइड करते हैं, जिसे हम पंचायती राज बोलते हैं। और सभी गांवों से कुछ वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, एंड वो सारे वार्ड मेंबर्स मिलकर अपना एक हेड डिसाइड करते हैं, जिसे हम सरपंच बोलते हैं। एंड ये जो सरपंच होता है यही ग्राम पंचायत का हेड होता है। तो अब सवाल आता है कि क्या ग्राम पंचायत से ऊपर कुछ नहीं होता? ऐसा नहीं है, ग्राम पंचायत से ऊपर होता है पंचायत समिति। तो ये कैसे बनता है? बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर एक पंचायत समिति बनाते हैं। पंचायत समिति को मंडल समिति भी बोला जाता है। लेकिन हाँ, लोकल गवर्नमेंट में सबसे ऊपर पंचायत समिति भी नहीं आता है, इससे भी ऊपर होता है जिला परिषद। बहुत सारे पंचायत समिति मिलकर एक जिला परिषद बनाते हैं, और जिला परिषद का हेड होता है जिला परिषद चेयरमैन। देखो इस तरह से तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें लास्ट टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है जो मैं तुमसे पूछूंगा, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसका आंसर 5 पॉइंट में कमेंट सेक्शन में करो, एंड जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं पिन भी करूँ। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे इंडिया में ये जो डिसेंट्रलाइजेशन 1992 में किया गया, ये काफी अच्छा स्टेप था, पर ऐसा क्यों? तुम्हें 5 पॉइंट में आंसर करना है। वैसे इसका आंसर तुम्हारे बुक के लास्ट पेज में भी गिवन है, तुम लोग चाहो तो देख कर भी कर सकते हो। जिसका आंसर एग्जैक्टली सही होगा उसी के आंसर को मैं पिन करूंगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। अब तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।